हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स मिलेंगे और साथ ही वो टॉपिक्स भी मिलेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारी बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा जो सी टेट का पेपर होता है, एस टेट का होता है, इवन नेट का पेपर होता है, इनके लिए भी बहुत से टॉपिक हैं जो हमारे इनके लिए हेल्प करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है वो है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है कि इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। कि हर किसी को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड हो, एजुकेशन प्रोवाइड हो, उसे शिक्षा का अधिकार हो। कि वो मतलब जो ये एक्ट है राइट टू एजुकेशन 2009, ये इसी के ऊपर बेस है कि हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। जो बच्चे 6 से 14 साल के बीच में आते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। और ये जो हमारा है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा हक है ये कि हमें एजुकेशन मिले। इसके अंदर आते हैं चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 7 और सेक्शंस हैं ये 38। ठीक है, ये वाली चीजें भी मैं साथ के साथ आपको बताती रहूंगी, क्योंकि ये वाली चीजें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आती हैं और हमारे बीएड के पेपर में भी काम आती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो इसके चैप्टर्स हैं, इसके अध्याय हैं वो 7 हैं और सेक्शंस यानी कि धाराएं हैं वो 38 हैं, यानी कि 38 हैं। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है उसको क्या बोला जाता है, आरटी एक्ट 2009। इसको शॉर्टकट में आरटीई एक्ट बोला जाता है। ये पास हुआ था 4 अगस्त 2009 को। ये पास 4 अगस्त 2009 को हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। ठीक है, आगे है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देता है बच्चों को। ठीक है, कौन सी एज को, 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, ये किसके अंडर में आते हैं, आर्टिकल 21 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। जो हमारा 86th अमेंडमेंट हुआ है, मतलब संशोधन हुआ है 2002 में, उस वो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया था कि आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है और जो 86th अमेंडमेंट है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो इससे पहले वाली जो वीडियो है कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन और पॉलिसी एक्ट्स एंड प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन, इन सारी वीडियोस में यही सब कुछ था। तो अगर आपको डिटेल से कुछ पढ़ना है तो प्लीज आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो ये जो एक्ट है आर टी एक्ट 2009, ये 2009 में पास हुआ था, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था, शुरू हुआ था 2002 से। ठीक है, ये 2002 से 2 में शुरू हुआ था। ठीक है, अंडर आर्टिकल 21A में लिखी गई, कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, लेकिन 4 अगस्त 2009 को पास हुआ था कि दोनों सभाओं ने, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको पास कर दिया था। लेकिन ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो ये जो आरटी एक्ट है वो एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मतलब हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, और बिल पास हुआ दोनों में 2009 में। ठीक है, दोनों पार्लियामेंट मतलब हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और इंडिया जो है वो 135वां देश था जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बताया कि ये बच्चों का हक है कि उन्हें शिक्षा मिले। ये कब लागू हुआ,
व्हेन द कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और भारत यानी कि 135वां देश था जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बताया। इसमें आरटीई एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड्स फ्री एंड कंपलसरी। ये दो वर्ड्स आए थे, फ्री और कंपलसरी, यानी कि बच्चों को कंपलसरी शिक्षा दी जाए, यानी कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र के बीच में है उसको शिक्षा दी जाए फ्री में, यानी कि निःशुल्क, बिना पैसों में उसको शिक्षा दी जाए। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्मल एज होती है वो तो है 6 to 14 ईयर्स, लेकिन जो जैसे कि थोड़े से अपंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए एज है एजुकेशन में जो फ्री में लेते हैं वो होता है 18 ईयर्स में। ठीक है, ये जो है ये एक दूसरा एक्ट है, डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, इसके मतलब ये एक दूसरा एक्ट है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आरटीई एक्ट की। ठीक है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, बीएड में ये चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक हम लिख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक देख रहे हैं तो उनके लिए ये लाइन मतलब ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली बात कही गई है कि जो नॉर्मल एज है वो तो वो 6 से 14 की है, लेकिन जो डिसेबिलिटीज जो एज एक्ट है उसके थ्रू 18 ईयर्स वाली एज है। ठीक है, तो ये था हमारा आरटीई एक्ट। तो ये था आरटीई एक्ट जो हुआ था हमारा 2002 में शुरू। 2002 में ये हो गया था कि 86 अमेंडमेंट के अंदर ये बात कही गई थी कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। और ये कब पास हुआ? 4 अगस्त 2009 को, और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे है इसके मेन ऑब्जेक्टिव कि जो आरटीई एक्ट है 2009 उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसको क्यों मतलब किस लिए लाया गया है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एवरी चाइल्ड यानी कि हर एक बच्चा, यानी कि एवरी चाइल्ड यानी कि प्रत्येक बच्चे का राइट है फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन। फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है 1st to 5th क्लास और अपर प्राइमरी होता है 6th to 8th क्लास। यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब हुआ 1st to 8th क्लास तक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी पढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें कहा गया इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हर बच्चे का राइट है उसे फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। ठीक है, और जो मतलब सबको एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल पाए, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो मिले ही मिले। ठीक है, जैसे नॉर्मल एज जो है वो 6 to 14 है, लेकिन डिसेबल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए 6 to 18 ईयर्स है। ठीक है, एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज of 6 to 14 years has the right to free and compulsory education। जो बच्चे 6 to 14 years एज के अंडर में आते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। ठीक है, The government school shall provide free education to all the children and the school will be managed by SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। यानी कि जो भी गवर्नमेंट है स्कूल है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी सब बच्चों को। और जो स्कूल है उसे मतलब जो स्कूल है उसे कौन मैनेज करेगा? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उसे मैनेज करेगी कि वो सभी बच्चों को कैसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे सकता है इन सब के लिए। प्राइवेट स्कूल शैल एडमिट एटलीस्ट 25% ऑफ द स्टूडेंट इन देयर स्कूल विदाउट एनी फी। कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% यानी कि 25%, कम से कम 25% बच्चे ऐसे लेने हैं जिनको हमें विदाउट फीस पढ़ाना है। ठीक है,
कि गवर्नमेंट स्कूल तो है ही, सरकारी स्कूल तो है ही, जिनमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने साथ में ही प्राइवेट स्कूल्स को भी ये कहा कि कम से कम 25% सीटें ऐसी छोड़ी जाएं, जिन मतलब ऐसे बच्चों के लिए छोड़ी जाएं जिन्हें बिना फीस के पढ़ाया जाए, विदाउट एनी फीस। ठीक है, तो ये थे सारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव, जो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, कि हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, उस जो भी 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कम से कम 25% ऐसी सीटें छोड़ी जाएं जहां पे मतलब ऐसे बच्चों को एडमिशन दिलवाया जाए जो विदाउट एनी फीस के पढ़े। ठीक है, और जो स्कूल है उसको कौन मैनेज करेगा, एसएमसी। ठीक है, ये थे इसके मेन ऑब्जेक्टिव। आगे है कि नंबर ऑफ टीचर्स फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, कि कितने टीचर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ टीचर्स कि कितने टीचर्स होने चाहिए कौन सी क्लास के लिए, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में कितने टीचर होने चाहिए। ठीक है, एडमिटेड जो एडमिटेड चिल्ड्रंस अप टू 60 तक अगर बच्चे हैं तो नंबर ऑफ टीचर्स कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, अगर 61 टू 90 हैं तो टीचर्स कितने होने चाहिए, 3। ठीक है, और अगर बच्चे हैं 91 टू 120 तो टीचर्स होने चाहिए 4। ठीक है, और अगर बच्चे 150 से भी ऊपर है, 150 से भी ऊपर है, तो टीचर्स होने चाहिए 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर, यानी कि एक मुख्य अध्यापक भी होना चाहिए अगर बच्चे 150 से ऊपर हैं। तो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बीच की ये टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स हैं कि कितने कितने होने चाहिए। ठीक है, आगे बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आरटी एक्ट 2009 में कही गई थी कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि नंबर ऑफ टीचर्स कितने होने चाहिए। अब की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए स्कूल की, एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, यानी कि हर क्लास मतलब हर टीचर को एक क्लासरूम दिया जाए, कि भाई मतलब हर जो क्लास है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसकी हर किसी की अलग अलग क्लास होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई तो मतलब पार्क में बैठ के क्लास ले रहा है, कोई छत पे ले रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक क्लास होनी चाहिए कि हाँ ये क्लास है, इसमें ब्लैक बोर्ड वगैरह ये सारी चीजें हैं जो कि एक क्लास के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, टीचर्स रूम भी होना चाहिए, हेड टीचर्स रूम भी होना चाहिए। ठीक है, 1 ऑफिस रूम भी होना चाहिए। ठीक है, सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, जो टॉयलेट है वो सेपरेट होना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज का। ठीक है, एक किचन वेयर मिड डे मील इज प्रिपेयर्ड, एक किचन होना चाहिए जहाँ पे मिड डे मील प्रिपेयर किया जाए, यानी कि जो हमारा लंच होता है उसको वहाँ मतलब उसको तैयार किया जाए, वो एक किचन होना चाहिए। प्लेग्राउंड होना चाहिए कि बच्चों को मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेला भी जाए। जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास होती है उसको तो मतलब थोड़ा सा मतलब खेल खेल में ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो प्लेग्राउंड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो पानी है, जो वाटर फैसिलिटी है वो बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, जैसे आरओ वगैरह लगानी चाहिए। ठीक है, ऐसी वाली चीज़ें होनी चाहिए। ये थी सारी बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, लाइब्रेरी होनी चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरी इन ईच स्कूल प्रोवाइडेड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स। जो स्कूल फर्स्ट टू एट्थ तक होते हैं उनमें मतलब एक एक लाइब्रेरी होनी जरूरी है, जिसमें न्यूज़पेपर मिले, मैगजीन मिले, बुक्स मिले। ठीक है, ये मतलब स्टोरी बुक्स मिले, ताकि बच्चों को मतलब लाइब्रेरी में जाके ये ना हो कि हम बोर हो गए या फिर ऐसे कुछ। ठीक है, ये सारी चीजें ना हो। ठीक,
उनके लिए मतलब एक ऐसे माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है, एक ऐसा माहौल बना के देना है उनको कि उनको बहुत अच्छा लगे, कि उनका पढ़ने में मन लगे। जैसे कि न्यूज़पेपर से क्या होगा कि वो जो हमारे देश में आज तक हो रहा है उन सब चीज़ों को देखेगा, बुक्स में पढ़ेगा, मैगजीन्स में, स्टोरी बुक्स में वो कहानियाँ सुन के मोटिवेट होगा। ऐसी ऐसी स्टोरी बुक रखी जानी चाहिए जिससे बच्चों का मोटिवेशन में बढ़ावा मिल सके उनका। ठीक है। आगे है कि प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कि जो स्कूल है उसके अंदर खेल प्ले मटेरियल होने चाहिए, गेम्स होने चाहिए, ठीक है, खेल कूद के मतलब जिससे बच्चे मतलब खेल खेल में अपनी पढ़ाई भी पूरी करें और खेल भी ले, ऐसे ऐसे मटेरियल्स होने चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आरटीई एक्ट 2009 के अंदर, कि बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टीचर्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी जाए। और आरटीई एक्ट कब बना था और कब पास हुआ था और लागू कब हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से देखिएगा। ठीक है। अब आगे हैं, इसके अंदर क्या है, जो हमारा आरटीई एक्ट है उसमें चिल्ड्रंस के राइट्स दिए गए हैं, कि चिल्ड्रंस के क्या अधिकार होते हैं, और रोल ऑफ टीचर यानी कि जो टीचर्स है उसकी भूमिका क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीजें भी दी गई हैं इस एक्ट के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहला है सेक्शन 3, यानी कि धारा 3 में क्या कहा गया है, क्या राइट दिया गया है चिल्ड्रंस को। प्रोवाइड टू एवरी चाइल्ड ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है। कि जो भी चाइल्ड है, सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है हर बच्चे को, उस मतलब कौन सी एज वाले बच्चों को, 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चों को ये राइट देता है कि उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। ठीक है। सेक्शन 4 कहता है कि इसमें क्या है कि जैसे नीश मतलब फ्री एंड कंपल्सरी का मतलब मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बिना किसी पैसे के निःशुल्क, कंपल्सरी यानी कि हर बच्चे को, ठीक है, हर बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की 6 से 14 साल की उम्र में आता है उस बच्चे को, ठीक है, और ना ही उस बच्चे को कोई प्राइमरी एजुकेशन लेने के मतलब एजुकेशन न दें, ऐसी कोई बात नहीं होती कि इस बच्चे को नहीं दी जाएगी। मतलब हर बच्चे का वो एक अपना राइट है, वो उसके लिए कोर्ट में भी जा सकता है, उसके लिए वो मतलब हर गवर्नमेंट स्कूल में ये राइट होता है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड्स को। सेक्शन 4 में क्या है कि provides that if a child of 6 years does not enroll in any school, ये सेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र है वो 6 साल से अधिक है, ठीक है, लेकिन वो किसी स्कूल में नहीं गया, ठीक है, इफ ही डज नॉट फिनिश एलिमेंट्री एजुकेशन, कि उसने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो जो पूरी नहीं की, देन द चाइल्ड शुड बी गिवन एडमिशन इनटू द क्लास अकॉर्डिंग टू हिज एज, तब भी बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा, कहाँ, इनटू इन हिज अकॉर्डिंग टू हिज एज, उसकी एज के हिसाब से उसको दाखिला दिया जाएगा। यानी कि क्या होता है कि कई बार स्कूल में जैसे क्या होता है कि जब बच्चे की 6 to 14 ईयर्स एज होती है तो वो वहाँ नहीं आ पाता, लेकिन बाद में जब वो आता है तो ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ाया नहीं जाएगा कि ये 14 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि हर बच्चे का हक होता है, हर बच्चे का राइट है कि उसे एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको उस क्लास में बिठाया जाएगा, ठीक है, और उसे एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी, उसे 1st to 8th क्लास तक की एजुकेशन दी जाएगी, ताकि वो एजुकेशन ताकि वो एक एजुकेटर बन सके कि हाँ ये पढ़ा लिखा है। ठीक है। सेक्शन 5 क्या कहता है, क्या प्रोवाइड चिल्ड्रन द राइट टू सीक ट्रांसफर फ्रॉम ए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल टू अनदर सच स्कूल इन ऑर्डर टू कंप्लीट एलिमेंट्री सेक्शन। ये जो है ये क्या कर ये
कहता है कि मतलब किसी स्कूल में जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पूरी ना हो, ठीक है। जैसे कई स्कूल होते हैं, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन है वो हमारा 1st to 8th क्लास तक का है, तो कई स्कूल हैं वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल ही है, अपर प्राइमरी नहीं है उनमें, तो 1st to 5th तक है। तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट है वो मतलब सरकारी स्कूल है वो दूसरे सरकारी स्कूल में जाने के लिए उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत जल्दी से जल्दी दे दें, ठीक है, ताकि उसका एडमिशन हो जाए और उस बच्चे की पढ़ाई ना रुके, ठीक है। सेक्शन 14B में क्या कह रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, कि किसी भी बच्चे का एडमिशन हम इस बात के लिए मतलब इस बेसिस पर मना नहीं कर सकते कि उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा, उसको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की, जो एक बच्चे के राइट्स होते हैं, उसके हक हैं ये कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ले, ठीक है। लेकिन जैसे कई बच्चे हैं जिन्होंने मतलब अपनी उम्र से निकल गए हैं लेकिन उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं ली है, तो गवर्नमेंट का वो मतलब वो उनको एजुकेशन देगी, ठीक है, एडमिशन देगी इनटू द एज अकॉर्डिंग टू हिज एज, ठीक है, एडमिशन देगी उनकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर जैसे अगर कोई ये है कि उसने प्राइमरी कंप्लीट कर ली है और वो अपर प्राइमरी में एडमिशन लेने जा रहा है, तो वो वो सरकारी स्कूल का काम है कि उसको जल्दी से जल्दी इमीडिएटली इश्यू करे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ताकि उस बच्चे की पढ़ाई ना रुके। और किसी भी बच्चे का एडमिशन इस बेसिस पर नहीं रोका जा सकता कि उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कि उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है। तो ये थे राइट्स चिल्ड्रंस की। और आगे है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, कि जो टीचर होते हैं हमारे अध्यापक होते हैं उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है वो सेक्शन 24 में आते हैं, सेक्शन 24 में आते हैं। इसमें क्या डिक्लेयर हुआ कि टीचर शुड कम टू स्कूल इन टाइम, की जो टीचर्स हैं वो स्कूल में अपने टाइम पे आए। जो स्कूल का जो टाइम है, जो बच्चों के लिए हमने जो स्कूल का टाइम बनाया है, जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल का टाइम बनाया कि वो 8 बजे स्कूल में आ जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि बच्चे पहले आ जाए और टीचर्स बाद में आए। बच्चे 8 बजे अपने स्कूल में पहुंच गए हैं लेकिन टीचर 8:30 आए, टीचर को उनसे पहले आना है, ठीक है। टीचर शुड कम टू स्कूल इन टाइम, यानी कि जो स्कूल ने टीचर्स को टाइम बताया है वो उसी टाइम पर आए। दे शुड कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम, ठीक है, कि वो जो उनका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाए अपने टाइम पर। ऐसा ना हो कि मतलब जिस टाइम पे हमारे पेपरों की रिवीजन जो यानी कि हमारे जो सिलेबस की रिवीजन होने का टाइम होता है वहां पर हम उसको कंप्लीट करवा रहे हैं, ऐसा ना हो, ठीक है। ये था सेक्शन 24 कि वो अपना सिलेबस है वो अपने टाइम पे पूरा करे और स्कूल में टाइम पे आए। सेक्शन 17 में क्या है कि नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टिव टू फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरेसमेंट। ये पहले भी बात हो चुकी है कि उसको शारीरिक दंड न दिया जाए और ना ही मानसिक उत्पीड़न दिए जाए, ना मेंटल हरेसमेंट की जाए उसकी, ठीक है। सेक्शन 28 में क्या है कि प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर, की प्राइवेट ट्यूशन ना दिया जाए किसी भी गवर्नमेंट टीचर के द्वारा, ठीक है। नो टीचर शैल एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी, कोई भी प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी न हो गवर्नमेंट टीचर के द्वारा। कुछ ये है कि वर्किंग डेज ऑफ द टीचर, कि जो वर्किंग डेज हैं वो कितने होने चाहिए टीचर्स के, ठीक है। क्लास 1st to 5th के होने चाहिए 200 वर्किंग डेज होने चाहिए क्लास 1st to 5th तक के टीचर के, ठीक है। और 6th to 8th के होने चाहिए 220 वर्किंग डेज, ठीक है। और इसके
इंस्ट्रक्शनल हावर्स क्या होने चाहिए, जैसे कि अगर इतने दिन वो काम करेंगे तो उनके घंटे कितने होंगे। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के होने चाहिए 800 यानी कि 800 घंटे, और इनके होने चाहिए 1000 यानी कि 1000 घंटे। ठीक है, ये थे वो सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स जो एक टीचर के लिए हैं। ठीक है, कि वो आरटीई एक्ट को मतलब जो आरटीई एक्ट है उसकी पूरी तरह से पालन करे, उसका कि जो भी उसमें लिखा गया है उसको अच्छे से माने। ठीक है, तो ये थी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लासेस विद रितु। थैंक यू।